बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो निजी हाइड्रेंट्स बने हुए हैं उनके हवाले से बात करेंगे, जहां देखा यह जाता है कि हैवी टैंकर्स जो कि 10 व्हीलर टैंकर्स होते हैं जिसमें 5000 गैलन से ज़्यादा पानी आता है, ये टैंकर्स सड़कों पर आम दंदनाते नज़र आते हैं। और यही वजह है क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर सड़कें हैं वो इन हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनाई जाती, चाहे वो सर्विस लेन्स हों या वो इलाके की सड़कें हों, जिनकी वजह से जब ये टैंकर्स ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां रोड्स हैवी ट्रैफिक के लिहाज से नहीं बनाया गया है, तो फिर वहां रोड की टूट फूट और उसके साथ साथ रोड का ख़राब हो जाना, गड्ढे पड़ जाना। फिर ये भी होता है कि इन टैंकर से अक्सर इनके वेल्व्स जो हैं ये लीक कर रहे होते हैं, यानी इनके नलके लीक कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से पानी सड़क पर गिरता है और फिर जब गाड़ियां इस पानी पर चढ़ती हैं तो ये सड़क वहां से टूटना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ एक आम जो टैंकर्स का एक मामूल रहता है वो ये है कि जब ये टैंकर खाली कर देते हैं तो फिर नलके को बंद नहीं किया जाता, यानी वाल्व को बंद नहीं किया जाता, खुला छोड़ दिया जाता है। उसमें से जितना पानी बह के निकलना होता है वापस हाइड्रेंट तक आते आते वो तमाम पानी बह रहा होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ सिग्नल्स पे ये भी आम रिवाज है कि अगर किसी शीशा साफ़ करने वाले को पानी चाहिए होता है तो वो इन टैंकर्स के नलकों को खोल के आराम से इसमें से 1 बोतल या 2 बोतल पानी भर लेता है और उसके बाद फिर गाड़ियों की शीशे साफ़ करने में ये पानी इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी कोई रोक टोक नहीं होती। जिस तरह आप चाहें सड़कों पर पानी भी बह रहा है, ये हैवी टैंकर सड़कों पर दंदनाते घूम रहे हैं। और सड़कों पर पार्किंग की अगर बात की जाए तो हालांकि जहाँ ये वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद होते हैं वहाँ पे जब तक के मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से जिनमें कि ट्रैफिक अथॉरिटी भी शामिल है, डीसी भी शामिल है, डिप्टी कमिश्नर, इसके अलावा केएमसी भी शामिल है, इन अथॉरिटी से जब तक परमिशन ना ली जाए हैवी टैंकर्स के हवाले से या टैंकर्स की मूवमेंट के हवाले से और उनका प्रॉपर एक रूट ना दिया जाए, उस वक्त तक ये टैंकर्स जो हैं ये नहीं आ सकते। इसके अलावा जो रोड्स हैं, यानी जो उन पे डैमेज होता है हैवी टैंकर्स की वजह से, उसके हवाले से कॉन्ट्रैक्टर इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो या तो उस रोड को मरम्मत कराए, उसकी फुल कारपेटिंग कराए और उसको अच्छी कंडीशन में, अच्छी हालत में रखा जाए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता यह है कि जो वाटर हाइड्रेंट्स इस वक्त चल रहे हैं वहाँ पे इन कवानीन की, इस मुआहदे की पासदारी नहीं की जाती। अब हम ये समझने से कासिर हैं कि मुबैना तौर पे क्या ऐसे अवामिल कारगर होते हैं जिनकी वजह से जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो भी इन तमाम मामला से सरफ नज़र करता है। हम इस हवाले से एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से हम राब्ते की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारे जो एमसीआर है वहाँ से कॉल की जा रही है, उनकी तरफ से कॉल उठाई नहीं जा रही है। अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारी कॉल पिक कर लें, उनका मौक़िफ़ हम लेना चाहेंगे। अगर वो ना देना चाहें अपना मौक़िफ़ तो और बात है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी राय इस हवाले से ली जाए, उनका मौक़िफ़ लिया जाए कि आखिर क्या बात है, ये वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं इनमें कानून की पासदारी क्यों नहीं की जाती। जो मुआहदा इनके साथ साइन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, क्या वो महज एक कागज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या एक कागज़ का टुकड़ा समझा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ बिलिंग की बात आती है वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर काबिल अमल होता है, लेकिन जहां उस कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी शिक़ें आती हैं जिनमें वाटर हाइड्रेंट्स की जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, वहां उस कॉन्ट्रैक्ट से सरफ नज़र किया जाता है, यानी बिल्कुल आंखों पे पट्टियां बांध ली जाती हैं। ये कैसी पट्टियां होती हैं, क्यों ये बांधी जाती हैं और क्या वजह है कि इन हाइड्रेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड चाहे तो इन वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए किसी भी वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ जुर्माना किया जा सकता है। जो रोड की तोड़ फोड़ हुई है उसके हवाले से उस ज़िम्न में पैसे लिए जा सकते हैं और अगर ये भी ना हो तो फिर उस हाइड्रेंट को बंद किया जा सकता है और नीलामी करके किसी दूसरे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को ये हाइड्रेंट दिया जा सकता है। लेकिन साल से सिर्फ चंद मंजूर नज़र कॉन्ट्रैक्टर हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जिनको जो है ना ये तमाम चीज़ें से सरफ नज़र करके उनको ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। इसी वजह से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं आलमगीर खान साहब से भी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, यानी उनका हल्का है और उनके हल्के में ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, कैसे हो रही हैं। और पिछले दिनों अगर हम बात करें तो आलमगीर खान जो कि फिक्सड के हवाले से शोहरत रखते हैं, इसके अलावा मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने न सिर्फ एक मूवमेंट चलाई, एक एहतजाज किया, बल्कि जो एरो क्लब या
एक ग्राउंड है जिसकी मिल्कियत केडीए के पास थी, जिसमें डीएमसी ने पहले चार्ज पार्किंग का ठेका भी दिया हुआ था, बाद में वो ठेका कैंसिल किया गया और उसके बाद वो इस ग्राउंड को, इस मैदान को खाली कराने में कामयाब हुई। एक बड़ी कामयाबी थी आलमगीर खान की जो उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, क्योंकि टैंकर्स, जो टैंकर ड्राइवर्स थे या टैंकर मालिकान थे, उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर, या आप ये कह लें कि ये जो एरो क्लब की जगह थी जो कि केडीए के अंडर में आती है, केडीए की ये मिल्कियत है, वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था, वहाँ पे तमाम टैंकर्स पार्क किए जाते थे। अब ये टैंकर्स आपको जा बजा रोड पे खड़े नज़र आते हैं, यानी अगर इनकी वजह से ट्रैफिक में ज़रा भी खलल आए तो इन हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाना चाहेंगे और आपको मैं रीड आउट भी करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखें हम जब भी कोई ख़बर इस तरह की चलाते हैं या टैंकर हाइड्रेंट्स के हवाले से अगर कोई इशू उठाया जाता है तो फिर इस हवाले से हमें प्रेशराइज़ करने के लिए केसेस भी किए जाते हैं, हमें प्रेशराइज़ करने के लिए कंप्लेंट्स भी की जाती हैं। इसीलिए आज का प्रोग्राम मैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साथ रख के कर रहा हूँ, यानी मैं किसी किस्म का ये कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया जा रहा, जो हकीकत पे मबनी चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है कि मूवमेंट ऑफ टैंकर्स के हवाले से लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्टर शैल सीक परमिट्स from all the concerned administrative departments and agencies including DC, KMC, traffic and others for the movement of the tankers. 12.2 Sheikh में लिखा हुआ है कि for tankers entering the hydrant premises, the contractor shall ensure that no traffic hassle or jam is created. The tankers should form a queue at the roadside with the permission of the traffic police in such a way to ensure clear access of the traffic flow. Heavy tankers of 5,000 gallons shall be limited and restricted to run on the roads designed for heavy traffic. यानी ऐसे heavy tankers जो कि 5,000 गैलन के हैं उनको लिमिट किया जाएगा, उनको महदूद किया जाएगा और सिर्फ उन रोड्स पे उन्हें चलने की इजाज़त होगी जो कि हैवी ट्रैफिक के लिए रोड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एनी डैमेज कॉज्ड टू रोड्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द हैवी टैंकर्स, द कॉन्ट्रैक्टर shall be responsible to pay all the fines and penalties imposed by the concerned authorities. यानी अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान रोड्स को पहुंचाया जाता है, ये रोड्स डैमेज होते हैं, तो उस सूरत में ये पेनल्टीज़ या फाइन्स या उस रोड की मरम्मत के जितना खर्चा आता है वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर को भरना होता है। लेकिन इन शेखों पे क्यों नहीं अमल किया जाता? आज हम ये रिपोर्ट जब बना के दिखा रहे हैं तो क्या टीवी चैनल्स का इंतज़ार किया जाता है कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर मतलब एक पॉइंट उठाएं, इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें, तब थोड़ी बहुत दिखावे की कार्रवाई कर दी जाती है या उन टैंकर्स को मूव करा दिया जाता है वक्ती तौर पे? क्या ये रोड्स, ये सड़कें क्या कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को नज़र नहीं आती कि ये किस तरह ये सड़कें टूटती जा रही हैं? मैं चाहूँगा ये फुटेज भी दिखाएँ जिसमें सड़कें टूटती हुई, यानी टूटी हुई सड़कें नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और अब उन पे इन टैंकर्स के अलावा कोई और नॉर्मल व्हीकल या नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चल भी नहीं सकती है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये तमाम चीज़ें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नज़रों में होती हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी नॉलेज में होती हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या वजह है कि इन वाटर हाइड्रेंट्स को खुली छूट दी हुई है? क्या वजह है कि इन वाटर हाइड्रेंट्स पे कोई फ़ाइन आज तक नहीं किया जाता? अगर हम ये सिर्फ सवाल कर लें कि जितने सालों से ये कॉन्ट्रैक्टर ये हाइड्रेंट्स चला रहे हैं, इन पे आज तक कोई फ़ाइन, कोई पेनल्टी कोई की गई, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनकी तरफ से कोई वायलेशन ना हुई हो। खुली वायलेशंस हम आज आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी के साथ आपको ये वायलेशंस दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से टैंकर्स को पार्क किया जाता है, किस तरह से वो सड़कें जो कि डिज़ाइन नहीं की गई हैं हैवी ट्रैफिक के लिए, उन पे भी ये टैंकर्स चलाए जाते हैं। फिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? असदुल्ला खान साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस वक्त मतलब हमारे राब्ते में नहीं आ रहे हैं। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो हमारे कॉल्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं या किसी मसरूफियत की वजह से अवॉइड कर रहे हैं। बहरहाल अगर उन तक ये खबर पहुंचे तो बिल्कुल ही इज़ मोर देन वेलकम। मेरा पर्सनल नंबर भी उनके पास है, हमारे तमाम डेस्क के और बाकी लोगों के नंबर उनके पास हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ प्रोग्राम में दे सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे निजी हाइड्रेंट्स के हवाले से। यहाँ जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, महज एक कागज़ का टुकड़ा समझ के रख लिया इस कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर
जब इन इश्यूज़ पे बात उठाई जाती है तो फिर केसेस भी किए जाते हैं, यहाँ तक कि इज्जत का दावा भी किया जाता है और कोशिश ये की जाती है किसी भी तरह इस इशू को दबा दिया जाए या इस इशू को उठाया ना जाए। हैरत की बात यह भी है कि 15 से 16 MGD पानी ये कहा जाता है कि इन हाइड्रेंट्स को मिलता है, जबकि पूरे कराची की प्यास बुझाने के लिए यही टैंकर्स और यही हाइड्रेंट पानी सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर बात की जाए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लाइंस की, तो ये भी कहा जाता है कि जितनी देर ये हाइड्रेंट बंद किए जाते हैं, यानी अगर 3-3 घंटे के 2 टाइम पे वक्फा दिया जाता है, तो उस दौरान इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। अगर 3-3 घंटे इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है और बाकी 18 घंटे जो है वो इन हाइड्रेंट्स को पानी सप्लाई किया जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि 16 MGD पानी सिर्फ इन हाइड्रेंट्स को मिलता है और 480 MGD पानी जो है वो बाकी कराची को सप्लाई होता है, जो सिर्फ 6 घंटे में सप्लाई कर दिया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी, रुकन सिंध असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, बहुत वोकल हैं इन इश्यूज़ के हवाले से, इसीलिए हमने इनका मौक़िफ़ लेना चाहा। जमाल सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, बुलंद कैसे आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, ये आज मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट भी हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आपको भी दिखाना चाहेंगे सर। इसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि 5000 गैलन से ज़्यादा का जो टैंकर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जा सकता ऐसी सड़कों पे चलने के लिए जो कि इनके लिए डिज़ाइन नहीं की गई। फिर अगर कोई सड़क टूट जाती है इनके चलने की वजह से, तो उसका सारा फाइन या उसकी पेनल्टीज, उसकी मरम्मत का खर्चा, ये तमाम चीज़ें हाइड्रेंट भरने का जिम्मेदार है। सर, क्या वजह है, क्यों इन हाइड्रेंट्स को इस कॉन्ट्रैक्ट का पासदार क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए बुलंद, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर कानून, रूल्स रेगुलेशन और इन सब की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना। यहाँ तो पहले ये तय किया जाता है कि कौन कौन बनेगा करोड़पति, फिर उसके बाद माले गनीमत का बंटवारा होता है कि जी किसके जिम्मे कौन कौन से काम दिए जाएंगे, किसको कौन कौन सा महकमा दिया जाएगा और कौन कौन किस महकमे से कितनी कमाई करके देगा। अब जो बात आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसे सिंध के अंदर इस सूबे में बेतहाशा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं कि जिसकी ना सिर्फ धज्जियां उड़ाई जाती हैं बल्कि उसकी तरफ कानून देखता भी नहीं है, नहीं कानून की आंख उस तरफ जाती भी नहीं है कि वो कानून जो बने हैं, जो 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 लोगों को पाबंद किया गया है, उस कानून से इसलिए पाबंद किया जाता है कि मुल्क की इकोनॉमी का नुकसान ना हो, शहर की सड़कों पर जो अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं वो बर्बाद ना हो। लेकिन इस तरफ देखने वाला ही कोई नहीं है। ये कानून बना दिए। सिंध असेंबली हमारी मौजूद है, पिछले 1 साल में कितने कानून इस असेंबली ने पास किए हैं और इससे पहले 11 सालों में जितने कानून पास किए, मुझे आप बता दें कि किसी एक कानून पर अमल दरामद भी हुआ है। तो ये तो सब फॉर्मेलिटीज है कि जो एक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है और उसके बाद करना वही होता है। कानून इनके अपने हाथ में। कल पुलिस रिफॉर्म्स भी असेंबली में लेके आ रही है हुकूमत कि पुलिस भी इनके मातहत हो, सरकारी ब्यूरोक्रेसी भी इनके मातहत हो, थाना भी इनके मातहत हो। तो इख्तियारात की लड़ाई है कि सारे इख्तियारात इनके पास हो, ये काला करें, सफेद करें, लोगों का हक खा जाए, शहर को प्यासा मार दें, सारा हक इनको, इख्तियार इनको चाहिए। अच्छा जमाल साहब, ये बताइएगा कि जब आप कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर या कोई नुक्ता एतराज या कोई सवाल असेंबली में पेश करते हैं तो उसमें क्या रद्द-ए-अमल आता है? सर, इस पे जवाब क्यों नहीं दिया जाता? माजी में भी आपने ऐसे सवालात उठाए हैं इन निजी हाइड्रेंट्स के हवाले से और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के हवाले से। असेंबली में 4 दफा इस सेशन के दौरान ये कॉल अटेंशन पर मैंने बात की है कि ये हाइड्रेंट जो है ये अवाम को प्यासा मारने के लिए है, चंद लोगों को करोड़पति अरबपति बनाने के लिए है। तो मेरे इस तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब ये दिया जाता है कि जी इंशाल्लाह हम 3 दिन में इसको हल कर देंगे। मैंने वो रिकॉर्डिंग स्पीकर साहब को सुनाई थी माइक पर कि हुजूर कि जब आपके ऐवान में कोई वादा किया जाता है तो कोई इसकी कोई कानूनी हैसियत है कि इस मौजूद फ्लोर पर कोई भी शख्स खड़ा होकर जितना मर्जी चाहे झूठ बोल देता है, उसके बाद ना कोई उससे को पूछने वाला है इस मुल्क में, ना उसका कोई जवाब लेने वाला है। बात सारी ये है बुलंद कि जब आप रियासत के इदारों को और रियासत के महकमों के अफसरान को अपने ताबे बना लेंगे अपनी जात के लिए, अपने मुफादात के लिए, तो फिर उस शहर में, उस मुल्क में, उस सूबे में यही जंगल का कानून होगा जो सिंध में हमारे मौजूद है। अच्छा जमाल साहब, ये भी बताइएगा कि यानी खासतौर पे अभी हम आपको फुटेज भी दिखाते हैं उस इलाके की, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, नीपा का एक हाइड्रेंट है जहाँ पे सड़क का बुरा हाल है। 10 व्हीलर जो टैंकर्स हैं
वो आराम से रोड पे पार्क हुए हुए हैं, ट्रैफिक जैम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी जगहें फुटपाथ जो आम लोगों के चलने की जगहें हैं उसके ऊपर ये टैंकर्स पार्क रहते हैं। जो भी इनको खाली मैदान नज़र आता है वहाँ पे ये टैंकर्स पार्क कर लिए जाते हैं और उसके बाद सड़कों पे दंदनाते घूमते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सर क्या समझते हैं, क्या वजह है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से इतनी क्यों लापरवाही है, या आंखों पे क्यों पट्टियां बांध के बैठे हुए हैं? देखिए, इस सूबे का वजीर आला से लेकर इस किसी भी थाने के एसएचओ तक, इस दरमियान में जो वजारत आती है उसके मुताल्लिका वजीर भी, महकमे के एमडी भी, मुझे पता है क्या किसी के इल्म में नहीं है ये बात कि पूरे शहर को पानी माफिया ने मफलूज किया हुआ है। मुझे आप ये बता दें कि इन 11 सालों में माजी का जो तवातुर के साथ हुकूमत सिंध में रही है और वजीर बल्दियात हमेशा इनका रहा है, कोई एक इन्होंने कानून साजी की है कि हम इन हाइडेंट को एक कानून के दायरे में लेकर आ तो सकते हैं लेकिन बेलगाम नहीं कर सकते। ये कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी सिर्फ तरक्की कर रहा है। अच्छा, इस कारोबार के पीछे बड़े लोग हैं, वो लोग हैं जिनके हाथों में इख्तियार है, वो मुताल्लिका वजीर हैं जिनका कंट्रोल है, जिनकी मर्जी से सारे गलत और सही के फैसले होते हैं। तो जब आपका हुकूमत है, वो कहते हैं ना कि जी आपका राज है, तो जब आपका राज है तो आप खाएं इस शहर को, इस सूबे को लूटें, फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा, फिर आपको नैब भी बुरी लग रही होती है, फिर आपको बेनामी अकाउंट भी बुरे लग रहे होते हैं। मैं तो इंतजार में हूँ कि मेरी तवज्जो दिलाओ नोटिस की बैलेटिंग होती है, जिस दिन मेरी बैलेटिंग खुल गई मेरे नाम से उस दिन मैं ऐवान में पूछूंगा जरा इनसे, फिर उस दिन सबको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा जमाल साहब, हम तक ये खबरें भी पहुंची हैं कि आप चूंकि इन इशूज पे मीडिया में आवाज उठाते हैं तो आपको भी हतक इज्जत का दावा आपके खिलाफ दायर किया गया है और आप पे केसेस किए गए हैं। जी, मुझे इतलात कहीं से आई हैं, मुझे ऐसा कुछ चीज मौसूल तो नहीं हुई है, बट सुनने में कहीं से आया है कि जी चोर मचाए शोर वाली सूरत हाल है। तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो ऐवान में मैंने कहा कि ये पानी माफिया, ये जमीन माफिया, तो इनकी तो इन्होंने शायद कहा है कि इनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा, तो मैं तो कहता हूँ कि इनको तो खुश होना चाहिए। कम से कम इस माफिया से रिलेटेड, इस धंधे से मुतालिक लोग जो होंगे वो आपकी शोहरत देख के आपके पास आएंगे, आपका धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तो अच्छी बात है इनके लिए कि इनकी आमदनी में इजाफा होगा। लेकिन मैं सिर्फ इनको बता दूं कि ये नोटिस वोटिस भले करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब मुझे भी देना आता है और ऐसा जवाब देना आता है कि जो इनके खामो ख्याल में भी नहीं होगा, मुझे वो जवाब देना आता है। तो जमाल साहब, कोई अब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इन लापरवाहियों के खिलाफ, या कोई ऐसा कंबाइंड मूव बनाने की कोई स्ट्रैटेजी है? इस शहर को, ये जो शहर है जो 70% रेवेन्यू इस सूबे को भी देता है, इस मुल्क को भी देता है, इस शहर को अगर किसी ने बर्बाद करने का सोचा है तो अपोजिशन जमातें इस पर मुत्तफिक है कि अगर कोई एक वजीर अपनी मर्जी से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा, इस शहर की माफियाज को भी इतना मजबूत कर देगा कि शहर का निजामी मफलूज हो जाए, आने वाली हुकूमत उन्हें कंट्रोल ही ना कर पाए, तो इस पर हमारी स्ट्रेटेजी बनी है। क्योंकि हम भी कराची के स्टेक होल्डर हैं, एमकेएम के पास भी स्टेक है और हमारी जीडीए भी हमारे साथी है, तो इस पर एक मजबूत लाएमल बन रहा है और हुकूमत को इंतजार करना चाहिए अगले सेशन में कि जो लाएमल बन रहा है इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को अंदाजा होगा कि हम इस पर क्या लाएमल बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के हवाले से, जो सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से किए गए हैं। आज क्या इक़दाम किए गए हैं। गुलशन इकबाल का इलाका 13C, जहाँ कई घर जो कि लकड़ी के या जो झोंपड़ियाँ या झुग्गियाँ बनी हुई थी उनको मिसमार कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ झुग्गियों झोंपड़ियों तक ही महदूद रहेगी या जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स रेलवे की ज़मीन पर बना दी गई हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के हवाले से जो कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से सादिर फरमाए गए हैं। और ये कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन है इसका आगाज़ गुलशन इकबाल के इलाके 13C से इसका आगाज़ कर दिया गया है और तकरीबन ज़िला शर्क़ी में 20 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बहाल करने के लिए मतलब ये बहाल करने के लिए 11 किलोमीटर पर तजावुज़ात कायम हैं, जिसके लिए अलादीन पार्क के अक़ब में बेनज़ीराबाद में तजावुज़ात हटाई गई हैं। रिहायशियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब एक मसला ये भी है कि 15 दिन के अंदर ये ऑपरेशन कंप्लीट करके इस पर रिपोर्ट भी जमा करानी है।
इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब से हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम सर। बशीर साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए हैं, जो कल डिटेल्ड ऑर्डर आया है, उसमें बहुत कम मुद्दत दी गई है, यानी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी जमा करानी है। और अब कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से सबसे पहले तो तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा, उसके बाद एक जामे प्लान बना के सबमिट किया जाएगा। सर, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आप क्या समझते हैं कि 15 दिन के अंदर ये कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी? जी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 दिन का जो टारगेट दिया है वो उसकी दो वजूहत हैं कि इससे पहले जो सर्कुलर रेलवे के लिए कहा गया था तो वो काम करके रोक दिया गया था, जिसपे जस्टिस साहब ने अब ये 15 दिन का टाइम दिया है और रेलवे ने और जिला इंतजामिया ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है। और जो तकरीबन 20 फीट 25 फीट जो पटरी की साइड पर वो तजावजात हैं जो कच्ची पक्की, उसको मसमार करना शुरू कर दिया है। तो फर्स्ट जो इनका स्टेप है उसके अंदर सबसे पहले जो है जितनी भी सॉफ्ट किस्म की इंक्रोचमेंट है वो ये रिमूव करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे। जो हार्ड किस्म की इंक्रोच है उसके लिए बाकायदा एक प्लान बन रहा है, लिस्टें बन रही हैं कि उनको रिमूव करने के लिए उनको सबसे पहले नोटिस इशू होंगे, क्योंकि जिससे घर आ रहे हैं, कुछ होटल्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं, उनको 45 डेज का नोटिस दिया जाएगा वो खाली करने का। तो वो अमल भी शुरू हो गया है। तो इसमें ये जो 15 दिन के अंदर जो रिपोर्ट जमा होगी वो तकरीबन 20 से 25 फीट में जो भी सॉफ्ट किस्म की इंक्रोच है वो रिमूव कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पिछली दफ़ा जब ये अहकामात आए थे और उस वक्त वाज़ेह तौर पे ये बताया गया था कि 45 दिन का रिहायशी इलाकों को और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ चल रही हैं उनको बाकायदा नोटिस दिया जाएगा ताकि वो मुतबादिल जगह का बंदोबस्त कर सकें। सर, उस वक्त नोटिस इशू कर दिए गए थे या नहीं किए गए थे? जी, उस वक्त बहुत सारी जगहों पे जो है वो नोटिस इशू हो चुके थे और उस पर कार्रवाइयां भी हो चुकी थी। नोटिस ऑलरेडी पिछली दफा पे भी नोटिस इशू हुए थे, लेकिन ये जो 15 दिन की कहा गया ये उसी का पार्ट 2 आप ये समझ लीजिए, क्योंकि नोटिस तो इशू हो चुके थे लेकिन हार्ड रजिस्ट्री वहां पे पब्लिक की तरफ से बड़ी अजीब किस्म की जो है वो एजुकेशन शुरू हो गए थे, रोडों पे आ गए थे। तो उसके लिए अब एक पॉलिसी में जो मेंटेन की जा रही है उसके अंदर ये होगा कि फर्स्ट स्टेप में सॉफ्ट किस्म की जितनी इंक्रोच है वो सब रिमूव हो रही है, उसके बाद हार्ड भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो नेमल बदल का वो प्रोग्राम जो है वो रेलवे इंतजामिया जो है वो प्रोग्राम अरेंज कर रही है। देखिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एक हफ्ते के अंदर जो है वो प्रोग्राम भी जो है अखबार में और टीवी में आना शुरू हो जाएंगे। बशीर साहब, ये भी बताइएगा कि इस ट्रैक के ऊपर कुछ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी बनाई गई हैं, कुछ तजारती मराकज़ भी इन रेलवे ट्रैक्स पे कायम किए गए हैं और मतलब पूरे कराची में ही जहाँ जहाँ ये रेलवे ट्रैक्स है लोगों ने अल्लाह की ज़मीन समझ के इस पे कब्जे भी किए, इसके ऊपर इमारतें भी बनाई गई। झुग्गियाँ वगैरह या इस टाइप की जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है वो तो अब रज़ाकाराना तौर पे अपनी झुग्गियाँ खाली कर रहे हैं, जो आज की रिपोर्ट्स हमें पता चली हैं। सर, ये जो कंक्रीट से मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही सब कि आज लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रो कॉर्पोरेशन ने आज जो है YMC ग्राउंड, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन इमारतों का जिन ग्राउंड का जिक्र किया जो बाय नेम बिल्कुल ऑर्डर में आए, उनमें एक YMC ग्राउंड है और एक विलेज रेस्टोरेंट की एक बहुत बड़ी 95 फीट की दीवार थी जो कि रोड पे अंदर आई हुई थी 95 फीट। वो आज लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रो कॉर्पोरेशन ने 2 शादी लॉन जो YMC ग्राउंड में थे वो मसमार किए हैं और वो दीवार को भी मसमार किया है। तो अब जो इसी तरीके से सिवरेज के एक बिल्डिंग है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके लिए कंटोनमेंट बोर्ड और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दोनों मिलकर प्रोग्राम तय है। मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन में उस पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यानी ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या ये जिस तरह के आपने कहा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इन पे भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो सर इसी हवाले से एक स्पेसिफिक जो बात की गई है वो राशिद मिन्हास रोड पे वाक़ अलादीन पार्क से मुत्तसिल एक बिल्डिंग है जो कि एक बड़े बिल्डर्स के ग्रुप ने ये बिल्डिंग बनाई हुई है। उसके हवाले से जो हुक्म इम्तना था वो ख़त्म कर दिया गया है और ये कहा गया कि अब कोई उस प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता। तो सर क्या उस पर भी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जस्टिस साहब ने उसके लिए बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG साहब को कहा है कि इस बिल्डिंग को आप जो है वो खाली कराएंगे, इसको रिमूव कराएंगे। और उसके लिए मेरी जो इन्फॉर्मेशन अबाउट ये है कि उसको भी नोटिस कल की डेट में इशू हो जाएगा रिमूव के लिए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि ऐसे इलाके जहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड भी आता है लेकिन वो कराची का हिस्सा बहरहाल हैं और बीइंग एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ऑफ KMC
सर जैसे आजम बस्ती है या ऐसे इलाके हैं, काला पुल के अतराफ़ का एरिया है जहाँ पे बाकायदा प्लान्ड ये जो कब्ज़ा माफिया होती है, ये बाकायदा पहले झोपड़ियाँ या झुग्गियाँ डलवाई जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री बनाई जाती है और फिर इस इलाके में कब्ज़ा किया जाता है। तो क्या सर इसमें इसको भी, इस इंक्रोचमेंट को हटाने में भी आपकी मदद दरकार होगी या ये महज DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड ये आपस में मिलकर करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और मेयर कराची को तमाम बोर्ड में के अंदर उस कमेटी का रुकन भी बनाया है, जिसमें मेयर कराची को भी हिदायत की गई और तमाम मुतल्लिका, बल्कि अब तो चीफ मिनिस्टर साहब को उसका सरबराह बना दिया गया है और चीफ मिनिस्टर सिंह जो है वो अब इसकी सरबराही करेंगे और मेयर कराची को उस कमेटी का रुकन बनाया गया है। तो जहां भी जरूरत पड़ेगी लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उनको सपोर्ट भी फ्राहम करेगी और उनके साथ जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेट करेगी, उनके साथ काम भी शुरू करेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा बशीर साहब कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पे गैर कानूनी बैंक्वेट्स बने हुए हैं जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी हैं और पिछले दिनों उन्हें नोटिस भी दिए गए, लेकिन कुछ बैंक्वेट्स की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर ला के दिखा दिया गया। अब ऑर्डर में वाज़े तौर पे ये लिख दिया गया है कि कोई भी ऐसा सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर जो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की राह में रुकावट बनेगा वो स्टैंड ही नहीं करता, यानी उसकी कोई स्टैंडिंग है ही नहीं। तो जितने ऐसे स्टे ऑर्डर्स लाए गए थे इन बैंक्वेट हॉल्स के, वो सर इस ऑर्डर के बाद अब स्टैंड कहीं नहीं करते। तो क्या आपका डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे बैंक्वेट्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो स्टे ऑर्डर, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ? आपने ये सही फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि ये जाते थे और जब भी इनको कोई नोटिस मिलता था इस नोटिस पे वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले आते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ह ऑर्डर कर दिया, किसी भी रिहायशी जगह पर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी जैसे शादी लॉन बैंक्वेट बने हुए हैं उसके तमाम स्टे खत्म हो गए और इस पर जो है फौरी तौर पर एक्शन कराची मेट्रोपॉल कॉर्पोरेशन ने भी लिया है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी लिया है। अब तक मेरी इतला के मुताबिक 40 के करीब जो है वो ऐसे शादी लॉन जो है वो बिल्कुल उनको सील कर दिया गया है जो कि रेसिडेंशियल प्लॉट के ऊपर थे, जिसमें शाह फैसल कॉलोनी पर थे और जो कि मलीर में थे, वो कर दिए गया। कराची मेट्रोपॉल कॉर्पोरेशन ने भी उनको 3-3 दिन का नोटिस इशू कर दिए तो हम भी पीर मंगल से उनको सील करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि बाग़ इब्न कासिम में जो इमारत मिसमार की गई थी, जो कि पहले स्टे लेके आए थे, जब उस इमारत का मलबा उठाने की बात आई तो जाहिर सी बात है उसमें सरिया, लोहा, ये तमाम चीज़ें मौजूद थीं, कीमती मलबा था और बिल्डर की जानिब से एक हुक्म इम्तना लेके मतलब वो आ जाते हैं उसके बाद, जिस वजह से ये मलबा उठाने नहीं दिया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़े तौर पे तहरीर कर दिया है कि ये जो स्टे है ये वैकेट कर दिया गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं रही है और यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि बाकायदा गार्ड्स बैठे हुए थे सर, ना KMC को एंटर किया मतलब एंटर होने दिया जाता था, ना SBCA को एंटर होने दिया जाता था। उसके हवाले से सर कार्रवाई की जा रही है, वो मलबा उठाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सही निशानदी की है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पर बाकायदा प्राइवेट गार्ड बैठा दिए गए थे और वो वहाँ से हाई कोर्ट का स्टे भी आ गया था कि मलबा नहीं उठाया देने दिया जा रहा था। लेकिन अब वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं तो अब हमने दोबारा सर मंडे से जो है वो हम उसको बिल्कुल क्लीन करना शुरू कर रहे हैं और हमने प्लान बना लिया है, इस मंडे से जो है उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह। बशीर साहब, ये भी बताइएगा कि जहाँ अब आपकी तवज्जो ज़्यादा इन कमर्शियल चीज़ों पर होगी और उन तमाम, यानी ये सर्कुलर रेलवे और ये वो चीज़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बताई गई हैं। अब सर रमज़ान मुबारक में बहुत सी जगहों पे इंक्रोचमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही होती है, ख़ास तौर पे अगर हम बचत बाज़ारों की बात करें या ऐसे बाज़ारों की बात करें जो रोड्स पे या फुटपाथों पर लगाए जाते हैं, स्टॉल्स लगाए जाते हैं, दुकानें लगाई जाती हैं। सर क्या रमज़ान मुबारक में इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन किया जाएगा या आपका ऑपरेशन अब सिर्फ सर्कुलर रेलवे और उन तमाम इमारतों के खिलाफ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि मेयर कराची ने और मेट्रोपॉल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉल कॉर्पोरेशन ने बाकायदा एक मीटिंग अरेंज हुई है। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि अब कराची की तमाम मार्केटों पे ये जितने भी इस किस्म के रमजानों के अंदर खासकर जहां पर ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिन्होंने बहुत सारी मार्केट्स के बाहर ये स्टॉल और ये लग जाते हैं, वो उसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी मेंटेन की है। आप ये देखेंगे इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन के अंदर हम कराची मेट्रोपॉल कॉर्पोरेशन उन मार्केटों पर कार्रवाइयां शुरू करने
होने जा रही है और इसका एक प्लान बन गया। और कमिश्नर कराची के साथ भी एक मीटिंग हुई है जिसमें जिली इंतजामिया भी जो है वो हमारे साथ शामिल होगी और एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि इसको वॉच किया जा रहा है, बल्कि इस पे ये देखा जा रहा है। आप एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि इस दफा जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो तो इस तरह क्लियर ऑर्डर्स आए, बाकायदा मेंशन किए गए हैं जगहों के नाम कि किन किन जगहों पे बिल्डिंग्स, किन किन जगहों पे जो है वो ट्रैफिक जाम। तो अब जो है वो कार्रवाई जो है आप देखेंगे होगी और इसकी रिपोर्ट भी जो है विद इन 15 to 20 डेज जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची के अंदर अब आपको तब्दीलियां नजर आएंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि फौरी तौर पे तकरीबन 4-5-6 दिन के बाद ये कार्रवाई स्टार्ट होगी, क्योंकि हर चीज का एक प्लान बनाया जाता है। तो रोजाना की मीटिंग्स में ये प्लान तैयार हो चुके हैं, अब इंशाल्लाह एक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और पीर मंगल से एक्शन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ऐसे जैसे अब इसी ऑर्डर में खास तौर पे PIA प्लानिटेरियम की जगह पे जो PIAM बैंक्वेट बनाया गया, बाकायदा नाम लेके उस बैंक्वेट को गैर कानूनी करार दिया गया है और उसको मिसमार करने के फौरी ऑर्डर्स दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि PIA के CEO को 15 दिन के बाद यानी रिपोर्ट भी पेश करनी है और पेश भी होना है अदालत के सामने। सर, उस हवाले से आप कोई असिस्टेंस या आपकी तरफ से कोई मदद दी जाएगी या वो महज KDA एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जहाँ जहाँ कराची में ऑपरेशन होता है हम जिले इंतजामिया की रिक्वेस्ट के ऊपर इलाके के जो DC साहिबान होते हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हम उनके साथ असिस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर उन्होंने हमसे कहा तो हम इस ऑपरेशन में जरूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि मेयर कराची की तरफ से हमारे को खुसूसी हिदायत है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट के हवाले से किसी को भी जो है लैंड एंटी इंक्रोचमेंट की जरूरत होगी हम उसके साथ बिल्कुल कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। सर, ये भी बताइएगा कि आप लोग जब कार्रवाइयाँ करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखने में सामने आती है और माजी में तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, अथॉरिटीज़, तमाम जगह से मदद ली गई थी और कोर्ट की जानिब से ही बाकायदा डायरेक्टिव्स इशू किए गए थे कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को, ख़ास तौर पे लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट यानी आपके डिपार्टमेंट को हर किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, खा वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हों, तमाम फोर्स जो है वो आपके साथ लगाई गई थी। सर, अब इतना बड़ा आप ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो क्या इसमें बाकी तमाम सिक्योरिटी के इदारों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि तमाम असल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद और आप ये समझ लें कि चीफ मिनिस्टर सिंह को जब सरबराह बना दी गई तो तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि पूरे सिंध का एक सरबराह है जो चीफ मिनिस्टर है। तो अब जो है ये तमाम इदारे यकजा होकर हर कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को कराची की जिले इंतजामिया से लेकर रेंजर्स, पुलिस की तमाम की सपोर्ट हासिल है और हर कार्रवाई के अंदर अब हमारे हर कार्रवाई के अंदर हर इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इलाका पुलिस, लैंड एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस तमाम जो है वो हमारे साथ हिस्सा ले रही है और बड़ी भरपूर कार्रवाई हम कर रहे हैं। जस्ट लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज जैसे हमने हॉकी ग्राउंड जो है YMC का वो वागुजार कराया, 3-4 शादी लॉन थे जो हमने वो मसमार किए हैं। तो आज भी हमारे साथ बल्कि ADC साहब और DC साउथ भी हमारे साथ आज उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम खबर की खबर में वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई कराची की डायनेमिक्स को तब्दील किया जाता है, क्या वाकई कराची का जो मास्टर प्लान, जो ओरिजिनल मास्टर प्लान था, क्या उसको बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ये जो ऑर्डर्स किए गए हैं, ख़ास तौर पे ये तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है, इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पर किस तरह अमल दरामद होकर 15 दिन के बाद रिपोर्ट पेश की जाती है। नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह पीर के रोज़ रात 11:05 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।